जय हिंद। आज हम लोग ज्योग्राफी एक न्यू सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, किसकी क्या विशेषताएं हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। ज्योग्राफी जिसे हम लोग हिंदी में भूगोल कहते हैं, इसमें जियोलॉजी आते हैं। जियोलॉजी यानी भूगर्भ विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, ठीक है। यानी इसमें भूमि के गर्भ के बारे में अध्ययन करते हैं, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं भूगर्भ विज्ञान, ठीक है। इसे एस्ट्रोनॉमी आते हैं, एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान, ठीक है। अंतरिक्ष के बारे में जानना, अंतरिक्ष के बारे में समझना, जितने भी अंतरिक्ष में है, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वे उल्कापिंड हो, चाहे वे ग्रह हो, उपग्रह हो, वे सभी एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान में आते हैं, ठीक है। इसी में आते हैं टोपोग्राफी यानी स्थलाकृति विज्ञान, स्थलाकृति विज्ञान यानी कि स्थल ऊबड़ खाबड़ है या किसमें क्या है इसके बारे में जानना, यानी कहाँ पहाड़ है, क्या कहाँ पठार है ना। नदियों द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां, पवन द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां, है ना, हिमनद द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां, ये हम लोग स्थलाकृति में रहते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान के बारे में। भूगर्भ विज्ञान, ठीक है। भूगर्भ विज्ञान में हम लोग सर्वप्रथम पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। आंतरिक संरचना यानी पृथ्वी के जो गर्भ गर्भ हैं वे किस प्रकार से हैं, किसमें क्या है, कितने प्लेट हैं, किसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, यानी पृथ्वी के आंतरिक संरचना, ठीक है। पृथ्वी के अगर हम लोग डायग्राम की बात करते हैं, इस प्रकार से पृथ्वी है, ठीक है। अगर हम लोग इसका एक चिप्पी काट लें तो इसी को हम लोग यहां निकाल दिए हैं, है ना, यानी ये चिप्पी हम लोग यहां निकाल दिए हैं। और एडवर्ड स्वेस नामक वैज्ञानिक भी यही कहते हैं, है ना। एडवर्ड स्वेस नामक वैज्ञानिक भी यही चिप्पी यानी तरबूज के बारे में बात की थी कि ये तरबूज की एक चिप्पी है, ठीक है, जिसे हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। ऊपर वाले भाग को कहते हैं सियाल, जहां पे सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाई जाती है, और नीचे वाले भाग को यानी मिडिल वाले भाग को सीमा, है ना, यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है। और नीचे वाले भाग को कहते हैं नीफे, निकेल और फेरस, है ना। यानी सीएल की अगर हम लोग घनत्व की बात करें तो ये 2.5% है, और सीमा के अगर घनत्व की बात करें तो ये 4% है, और नीफे की अगर बात करें तो ये 11% है। ये एडवर्ड स्वेस नामक जो वैज्ञानिक है ये इसकी मतलब संरचना के बारे में बात किए थे, और कहे थे ये जो है सियाल ऊपर वाले जो भाग है ये क्या चीज की बनी हुई है, अम्ल की बनी हुई है, यानी कि एसिड की बनी हुई है। और इसके जो नीचे वाले भाग हैं यानी कि सीमा जिसे हम लोग कहते हैं वे क्षारीय की बनी हुई है, ठीक है। और नीचे वाले जो भाग है नीफे जिसे हम लोग कहते हैं ये जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसे हम लोग लिक्विड फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये अम्लीय है, ये क्षारीय है, और ये क्या है, ये द्रव अवस्था में, ठीक है। ये एडवर्ड स्वेस नामक भूगोलवेताओं ने कहे थे, ठीक है। और आधुनिक भूगोलवेताओं क्या कहना है, आधुनिक इन्होंने कहे थे कि हाँ तीन चिप्पी तो है यानी तीन प्लेट तो है, लेकिन इसका नाम सियाल सीमा नीफे नहीं कहा करके उन्होंने क्रस्ट, मेंटल और कोर कहा। क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट यानी भूप्रवृत्ति, मेंटल और कोर, ठीक है। कहा क्रस्ट जो है, क्रस्ट में ही दो भाग हैं, यानी ये अम्लीय और क्षारीय। जो एडवर्ड स्वेस नामक भूगोलवेताओं थे वे कहे कि ये दोनों जो है ये अलग अलग प्लेटों में पाए जाते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं ये दोनों जो है एक ही मत में है, ठीक है। क्रस्ट यानी ऊपरी क्रस्ट में अम्ल है, और जो निचली क्रस्ट है ना, यानी कि निचली वाली प्रॉपर्टी इसमें ही क्षारीय है, ठीक है। और मेंटल में क्या है, मेंटल में यहीं से भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती है, ये अर्ध तरल है, ठीक है। ये जो मेंटल है ये अर्ध तरल है, ये प्लाज्मा अवस्था में है। जिस प्रकार से सूर्य प्लाज्मा अवस्था में है उसी प्रकार से मेंटल भी प्लाज्मा अवस्था में है। जिस प्रकार से प्लास्टिक होती है ना, यानी कि लिविड टाइप की, ठीक है। ना ही वो सॉलिड है सही से और ना ही लिक्विड है, यानी उठाएंगे तो उठेगा भी नहीं और डायरेक्ट वो गिर भी नहीं सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, अर्ध तरल है। और कोर में चुंबकत्व पावर पाई जाती है,
चुंबकत्व पावर, जिसको मैग्नेट पावर कहते हैं, ये कोर की है। ठीक है, आधुनिक जो भूगोलवेत्ता है ये इसके एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, और इसी में कहते हैं, ठीक, ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट मेंटल कोर, इसका जो एडवर्ड स्वेस नामक वैज्ञानिक थे नाम नहीं दिया। ठीक है, तो जो आधुनिक भूगोलवेत्ताओं हैं क्रस्ट और मेंटल को जो लाइनें अलग करती हैं इसका नाम दिया है ना, इसे कहते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन, यानी मोहो स्तंभता रेखा। ठीक है, और मेंटल और कोर को जो अलग करती है उसे हम लोग कहते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन, है ना, यानी कि गुटेनबर्ग स्तंभता रेखा। ठीक है, गुटेनबर्ग स्तंभता रेखा। ठीक है, और इसे भी दो भागों में बांट दिया है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, ऊपरी कोर और निचली कोर, है ना। ठीक, ऊपरी मेंटल ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को जो बांटा है इसे कहते हैं कोनोराड डिसकंटिन्यूटी लाइन, है ना, यानी कोनोराड स्तंभता रेखा। ठीक है, और मेंटल को जो दो भागों में बांटा है इसे कहते हैं रेपेटी स्तंभता रेखा, और कोर को जो दो भागों में बांटा है इसे हम लोग कहते हैं लेहमैन स्तंभता रेखा। यानी ये सभी जो है ये भी एक वैज्ञानिक ही थे जिसने इन सभी प्लेटों को अलग अलग भागों में बांटा है। ठीक है, बात करें क्रस्ट की तो ये भूपर्पटी है, यानी भूमि के ऊपरी परत जिसमें कि हम लोग रहते हैं, जिसमें पठार पाई जाती है, पर्वत पाई जाती है ना, पहाड़ी पाई जाती है, झील है, झरना है, तालाब है, पोखर है ना, जितने भी चीज स्थल में पाई जाती है ये सभी ऊपरी वाले भाग में ही, क्रस्ट में ही पाई जाती है। इसी पे महाद्वीप है, महासागर भी है, इसकी मोटाई 100 किलोमीटर है। ठीक है, और क्रस्ट जो है, क्रस्ट मात्र 1% है इसके कंपेयर में। और अगर मेंटल की हम लोग बात करें, मेंटल 83% है और कोर ये 16% है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं ये पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी के जब हम लोग अंदर जाएंगे तो क्या क्या घटनाएं होगी, है ना। सॉरी, ये क्रस्ट लिखा हुआ है, क्रस्ट यानी ऊपरी भाग। ठीक है, पृथ्वी के जब हम लोग अंदर जाते हैं, पृथ्वी के अंदर जाने पर जब हम लोग 32 मीटर की गहराई पर जाएंगे, जब नीचे जाएंगे 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है इसमें वृद्धि हो जाएगी, तापमान बढ़ जाएगा, और फिर क्या होगा, इसका घनत्व बढ़ जाएगा। घनत्व कहते हैं यानी डेंसिटी कोई भी चीज का बढ़ जाना, यानी कि कितना वो घना है, आपस में भी कितने संकेंद्रित है, यानी कितने टाइट से भी, कितने स्ट्रांगली भाग से भी जुड़े हुए हैं, उसी को हम लोग घनत्व यानी डेंसिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और फिर क्या बढ़ेगा, दाब यानी प्रेशर बढ़ जाएगा। जब हम लोग नीचे जाएंगे तो उसका क्या बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक, हमने तो ये मतलब बता दिया कि अम्लीय भाग है, क्षारीय भाग है, द्रव्य भाग है। ठीक है, और सीएल की जो घनत्व है वो कितने हैं, 28% है, सीमा की घनत्व 4% है, 4% है, निर्भेद 11% है। अगर पृथ्वी का घनत्व पूछ लिया जाए कि पृथ्वी की घनत्व कितनी है ना, तो ये तीनों को जोड़ देना है ना, यानी पृथ्वी के अगर घनत्व की बात किया जाए तो 2.5% है ना सीएल की, और सीमा की है 4%, निर्भेद की 11%, और 3 है, 3 डिजिट है तो 3 से डिवाइड कर देना है। यानी 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आते हैं, है ना, यानी पृथ्वी का घनत्व की बात करें तो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आते हैं। ठीक, ये पृथ्वी घनत्व हो गई, और ये सीएल सीमा नीचे की घनत्व हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि ठंडे के दिन में हमें, ठंडे के दिन में गर्म पानी क्यों अनुभव होता है और गर्म के दिन में ठंडे पानी क्यों अनुभव होता है। तो इसमें क्या जल की मतलब गुण है या और कुछ बात है। पृथ्वी की सतह की अगर तापमान करें,
पृथ्वी की सतह का ताप टेम्परेचर है ना 15 डिग्री सेल्सियस है, 15 डिग्री सेल्सियस। और ठंडा के दिन में तापमान हो जाता है 10 से 5 डिग्री सेल्सियस, और गर्मी के दिन में 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये तो फिक्स है। ठंडा के दिन में 10 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है और गर्मी के दिन में 30 से 40 डिग्री सेल्सियस, है ना। अगर 10 से 5 डिग्री सेल्सियस वाले दिनों में, ठंडा के दिनों में हमें 15 डिग्री वाले सेल्सियस पानी मिलती है तो वो क्या लगेगा, हमें गर्म लगेगा। ठीक है, तो ये दिन की अवस्था है ना। पानी तो फिक्स है, पानी अपने गुणों में फिक्स है, ये दिन की अवस्था है। ठीक, और हमें ये पानी मिल रही है 15 डिग्री सेल्सियस वाली, इसलिए हमें ये क्या लगता है, ठंडा लगता है, गर्म लगता है। और गर्मी के दिन में दिन का तापमान रहता है 30 से 40 डिग्री सेल्सियस और हमें पानी मिलती है 15 डिग्री सेल्सियस की, इसलिए हमें क्या लगने लगता है, ये ठंडा लगने लगता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है, हमने मतलब जाना जियोलॉजी के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, है ना। एडवर्ड स्वेस ने किस किस भागों में क्या क्या कहा है। ठीक, आधुनिक भूगोलवेताओं ने किसकी क्या मतलब गुण बताई है, क्रस्ट, मेंटल और कोर को बांटा है। क्रस्ट को ही दो भागों में तोड़ दिया, अम्लीय है, क्षारीय है। मेंटल को कहा अर्धतरल है, कोर को कहा चुंबकत्व, यहाँ पे मैग्नेट पावर पाई जाती है ना। और फिर हम लोग यहाँ पे बात किया कि किसकी कितनी मतलब भागों में बांटा गया और किससे किस नाम से जाना गया। मोर डिसकंटिन्यूटी लाइन, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन को हम लोग एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, मग, है ना। यानी मग से मौ से हो गया मोर डिसकंटिन्यूटी लाइन और गो से गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन। ठीक है, इससे मग हो गया। और कॉनराड रेपेटी लेहमन को हम लोग याद कर सकते हैं, करले, है ना। यानी अगर हम लोग क्रस्ट के अपर क्रस्ट और अपर मेंटल की बात करें, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अगर दोनों दो भागों में बांटने वाली रेखा की बात करें तो कोनोराड डिसकंटिन्यूटी लाइन है, और अपर मेंटल लोअर मेंटल को बांटने वाली अगर बात करें तो रेपेटी डिसकंटिन्यूटी लाइन है, और कोर को अगर बांटने की बात करें तो लेहमैन डिसकंटिन्यूटी लाइन है। ठीक है, आज यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।